वेलकम टू जीके फैक्ट। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके फैक्ट में। आज फिर मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक के साथ जुड़ गया हूँ। पिछले वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम जानेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, यानी कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक हम बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसको बोला जाता है, क्या होते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसके माध्यम से संविधान राज्य को बताता है कि उसे सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नीति संबंधी दृष्टि से किन पक्षों पर बल देना चाहिए। यानी कि संविधान राज्य को यही इस बात का वर्णन करता है कि उसे सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए किन नीति संबंधी दृष्टियों से किन पक्षों पर बल देना चाहिए और किन पक्षों पर बल नहीं देना चाहिए। तो देखिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। वहीं संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो इसका जो वर्णन है वो संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है, और इसे 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया है। वही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन होने पर जनता को कोर्ट जाने का कोई भी अधिकार नहीं है। जैसे मौलिक अधिकारों में तो जनता कोर्ट चली जाती है आर्टिकल 35 का यूज़ करके, लेकिन यहाँ पर ऐसा जनता नहीं कर सकती, यहाँ पे कोर्ट नहीं जा सकती है। वही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो मुख्य उद्देश्य है, यानी कि जो इसका उद्देश्य है वो यही है कि भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो मुख्य उद्देश्य है वो है भारत में आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। चलिए जानते हैं अनुच्छेदों के बारे में। तो अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। जो अनुच्छेद 36 है हमारा, उसमें राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। जैसे 12 में था वैसे 36 में भी है। वही अनुच्छेद 37 में इस भाग पर समहित सिद्धांतों को लागू करना, समहित मतलब समहित जो सिद्धांत होते हैं उनको लागू करना। इसका कहने का मतलब यह है कि अगर राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का कभी भी हनन होने पर न्यायालय का शरण संभव नहीं है। आप न्यायालय नहीं जा सकते, न्यायालय का कोई भी प्रावधान या प्रबंधन नहीं है। वहीं अनुच्छेद 38 राज्य द्वारा जल कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना है। तो राज्य द्वारा जल कल्याण की सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना है। राज्य के द्वारा राज्य क्या करेगी, जन कल्याण, जिस तरीके से जनता का कल्याण हो सके या कैसे भी तरीके से जनता का कल्याण हो सके, उसके लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। वही अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति सिद्धांत हैं, जैसे कि समान न्याय एवं निःशुल्क कानून सहायता। यानी कि आपको हर तरीके का न्याय मिलेगा, साथ ही निःशुल्क कानून सहायता भी मिलेगी, फ्री में आपको सहायता भी दी जाएगी। वही अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताता है कि ग्राम पंचायत का संगठन करेगी राज्य। वही अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता, यानी कि कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता दी जाएगी। यानी कि राज्य अपनी सीमा के भीतर लोक सहायता प्रदान करेगी, जैसे वो काम देना हो गया। और अगर निःशुल्क शिक्षा और सार्वजनिक सहायता की बात करें तो बुढ़ापा, बीमारी, इनके लिए पैसा देना। ठीक है, तो शिक्षा इस तरीके से आर्टिकल 41 वर्णन करता है। वही अनुच्छेद 42 न्याय योजित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान है। वही न्याय योजित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान करा गया है 42 आर्टिकल में। यानी कि मानव संबंधित और न्याय योजित का मतलब न्याय संगत सब तरीके का व्यक्ति को अपने अनुकूल और मानवचित अवस्थाओं में कार्य दिया जाएगा। और इसमें महिला भी आ जाती है। जैसे मातृत्व बोला है यहाँ पे, मातृत्व सहायता के लिए प्रबंधन, यानी कि जो गर्भवती महिला होती हैं, महिला भी वैसे तो काम करती है लेकिन गर्भवती अवस्था में होने पे उनसे काम नहीं होता है या वो नहीं करती हैं, तो उस अवस्था में सरकार उनकी सहायता करेगी। वहीं अनुच्छेद 43 कर्मचारियों के निर्वाह वेतन आदि, यानी कि कर्मचारियों को इतना तो वेतन दिया जाना चाहिए। इसके तहत कर्मचारियों को इतना तो वेतन होना चाहिए। कर्मचारी कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो उद्योग के हों, चाहे वो कृषि के हों, चाहे वो अन्य किसी फील्ड के हों, सबको समान माना जाएगा। सभी मजदूर समान होंगे और उनको इतना वेतन तो होना चाहिए कि वो अपना रोटी कपड़ा मकान, यानी कि जो 3 बहुत बड़ी ज़रूरत की चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान, इनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, अपने घर का अच्छे से पालन पोषण कर सके। वही उद्योग के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता होनी जरूरी है। वहीं सहकारी समितियों का प्रोत्साहन। तो इसी के अंदर दो और आर्टिकल है, मतलब अनुच्छेद के अंदर ही दो भाग और हैं। पहला, उद्योग का प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता,
और उसके बाद सहकारी समितियों का प्रोत्साहन। वही अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बात करता है, यानी कि अनुच्छेद 44 कहता है कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। यानी कि नागरिक, ये जो आपका वर्ड है ना, समान नागरिक संहिता, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि एक समान कानून होना चाहिए नागरिकों के लिए, हमेशा एक समान कानून की व्यवस्था हो। अनुच्छेद 45 बालपन पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा के बारे में वर्णन करता है। यानी कि सभी प्रकार के, मतलब जितने भी, जो भी 6 से 14 साल के बच्चों के होंगे, उनकी अच्छी तरीके से देखभाल होनी चाहिए, पूरा उनको पोषण मिलना चाहिए, साथ ही अच्छी देखभाल हो और उन्हें निःशुल्क यानी कि फ्री शिक्षा का इसमें वर्णन है। वहीं अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कमजोर वर्ग को स्वैच्छिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो होती है, निचला वर्ग जो होता है, उनको, कमजोर वर्गों को स्वैच्छिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है। यानी कि इनको जो भी किसी भी तरीके से इनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और इनको हर फील्ड में प्रोत्साहन देने का बात करी गई है। वही अनुच्छेद 47 पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करना संबंधी सरकार का कर्तव्य है। यानी कि सरकार हर तरीके से क्या करेगी, हानिकारक औषधियों को रोकेगी, लोगों के स्तर को बढ़ाएगी, स्तर पोषाहार यानी कि खाना होता है वो अच्छी तरीके से लोगों तक, किसानों से लेकर जनता तक अच्छी तरीके से पहुंचाने का काम, और जीवन स्तर सुधारने का काम करेगी, जन स्वास्थ्य स्थिति बेहतर करने का काम करेगी, और जो हानिकारक औषधियाँ होती हैं उपभोग पर प्रतिबंध लगाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके बाद अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। यानी कि कृषि एवं जो राज्य है वो कृषि एवं पशुपालन का संगठन करेगी, अच्छे तरीके से देखभाल करेगी, वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगी। ठीक है, कृषि और एवं पशुपालन को वैज्ञानिक, ताकि उनको और बढ़ावा मिले। साथ ही जो दुधाई और वाहक पशु होते हैं, मतलब जो सामान ढोने वाले पशु होते हैं, उनकी संरक्षण करेगी और साथ ही उनका वध होने से रोकेगी। क्योंकि होता है ना, जो ऐसे पशु होते हैं उनका वध कर दिया जाता था या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, तो उनके लिए भी सरकार व्यवस्था करेगी। वही अनुच्छेद 49 स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। तो राज्य सरकार का कर्तव्य बनता है कि वो जिस जिस चीज़ को राष्ट्रीय राष्ट्रीय महत्व दे दिया गया है, जिस चीज़ को राष्ट्रीय महत्व दे दिया गया है उसका संरक्षण करे, उसकी देखभाल करे, उसे देखे कि उसमें कोई भी खराबी ना आए, कुछ भी उसमें खराब ना हो। तो स्मारक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण। वही अनुच्छेद 50 न्यायपालिका कार्यपालिका का अलगाव, यानी कि पृथक पृथक मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखने का काम करेगी। वहीं अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को प्रोत्साहन देगी। वही किसी भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में शांति बनी रहे, युद्ध की स्थिति ना बने, दोनों देशों में आपसी संबंध अच्छे हों, अच्छी तरीके से साथ दें एक दूसरे का। तो ये आर्टिकल्स के बारे में था। वही नोट अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यही है कि संविधान के 42वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकारों में के परे वरीयता दी गई है। ठीक है, तो यानी कि इनको इम्पोर्टेंट समझा गया है। नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के बाद इनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है। तो इस तरीके से हमारा आज का वीडियो है ये। ठीक है, आई होप आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन हो रहा दिखाई देगा आपको, उसको प्रेस कर दीजिएगा। ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।